बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हम आपका पुरदपाक खैर मकदम करते हैं। आप आए, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। अजीज तलबा व तालिबात, हमारे दरमियान अदारे बाल भारती उर्दू व फारसी लिसानी कमेटी के अहम रुकन मोहतरम हसनैन आकिब साहब आपके दरमियान मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। इस मुख्तसर सी मुलाकात गुफ्तगू जिसे हमने मकालमे का नाम दिया है, इसका आगाज तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं इसके लिए 7वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद अतफान को आवाज दे रहा हूँ, वो यहाँ आए और आयात कुरानी की तिलावत से आज के इस प्रोग्राम का आगाज करें। मोहम्मद अतफान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيम। मैं अरूबा तहसील मोहम्मद इमरान जमात हफ्तुम की तालिबा। मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 44 में ज़ेर तालीम हूँ। मेरी तालीम इसी स्कूल में ज़ेर इंतज़ाम जारी हज्जिम खैरुन्निसा मॉडल नर्सरी क्लासेस वो प्री प्राइमरी स्कूल में केजी से अब तक जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल की हर दिलावीज़ सदर मौलिमा खान फौजिया तस्लीम गाजी मुबीन अहमद साहबा ने असातिज़ा व मौलिमात की मदद से हमारी तरबियत व तालीम का नज़्म किया है। खेल कूद, सकाफती मुकाबले, सकाफती प्रोग्राम, तालीमी मुकाबले, कंप्यूटर की मालूमात का बेहतरीन नज़्म तरतीब दिया है। शहर की इस मुनफरिद दरसगाह में केजी से 7वीं तक 500 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम है। 12 असातिज़ा हमारी तालीम व तरबियत में मुसलसल कोशा है। आज का ये प्रोग्राम भी इस तरबियत का हिस्सा है। मैं तमाम बच्चों की नुमाइंदगी करते हुए आपका पुरतपाक खैर मकदम करती हूँ और हमारी क्लास के तालिबे इल्म मोमिन मोहम्मद सादात से गुजारिश करूँगी कि तलबा की जानिब से तोहफा और कलम पेश करें। आपने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में आज के मेहमान का यहाँ खैर मकदम किया। उनकी खिदमत में आपने खुशबुओं से भरे इत्र की बोतल और हर पे हक लिखने के लिए एक कलम उनको तोहफतन दिया। यकीन मानिए दोनों चीजें ऐसी है जो हसनैन आकिब के लिए बहुत ही मौजू है। एक अच्छा शायर, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे अदीब, एक अच्छे कहानीकार, बच्चों के लिए एक मुशफिक उस्ताद। हसनैन आकिब साहब की बातें जिस तरह से इत्र की खुशबू से हर कोई मसरूर हो जाता है, हर कोई उसकी खुशबू महसूस करते ही मदहोश हो जाता है,
ऐसे ही हसनैन आकिब साहब जब बातें करते हैं तो लोगों के दिलों पर, बच्चों के दिलों पर उसका असर होने लगता है। मैं बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में आपका तारुफ आपके सामने पेश करूंगा, इसलिए कि आप पहचाने कि लोग बड़े कैसे बनते हैं, लोग इज्जत किस तरह से हासिल करते हैं, लोग समाज और माशरे में मकाम किस तरह से पाते हैं। हसनैन आकिब अकोला जिले में से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अपने तदरीसी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए आप पुसद शहर के अंदर मुकीम हैं। एक डीएड कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से आप अपना तदरीसी फरीजा अंजाम देते हैं। कई जबानें जानते हैं, उर्दू, फारसी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, पिश्तू, ऐसे कई जबानें आपको बहुत अच्छी तरह से आती है। इन जबानों में आप न सिर्फ गुफ्तगू करते हैं बल्कि लिखते भी हैं, और उर्दू जबान से उस जबान में तर्जुमा करना या दीगर जबानों का जो अच्छा मवाद होता है, अच्छी कहानी होती है, अच्छी बात होती है, उसे उर्दू जबान में तर्जुमा करने का काम भी करते हैं। तर्जुमा करने के साथ साथ अल्लाह ने आपको शायरी की सलाहियत अता की है, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। अब बच्चों के लिए तो बड़ी प्यारी प्यारी नज़में भी कहते हैं, और अल्लामा इकबाल के आशिक हैं, इसलिए अल्लामा इकबाल की जो तर्ज और फिक्र रही है, ऐसी ही फिक्र आपके कलाम में भी पाई जाती है, और बच्चों को भी इकबाल के शाहीन की तरह बनाना चाहते हैं। अच्छी कहानियां लिखते हैं, बच्चों के लिए भी लिखते हैं, बड़ों के लिए भी लिखते हैं। आपकी कहानियां बुलबुटे में शाये होती है, नई बच्चों की दुनिया में शाये होती है, अखबारात में शाये होती है, अलग अलग जगहों पर आपकी कहानियां शाये होती है। बच्चे पढ़ते हैं, उससे सबक सीखते हैं। आप अदारा बाल भारती जिसकी किताबें आप पढ़ते हैं, इसकी 2 मज़ामीन की कमेटी के रुकन है, उर्दू और फारसी, दोनों ही जबानों के अंदर आपका जबरदस्त काम है। 6ठी 7वीं की किताबों के अंदर आपने देखा होगा कि जो मशकें हैं, जो सरगर्मियां हैं, जो कहानियां हैं, जो नज़में हैं, इसके इंतखाब में हसनैन आकिब साहब का भी हिस्सा रहा है। आज वह हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपने उनका खैर मकदम किया, क्लास की जानिब से, स्कूल की जानिब से। मैं भी उनकी खिदमत में इस्तकबालिया कलमात पेश करता हूँ कि सर आप आ जाए, हमारे बच्चों से गुफ्तगू का वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इस मुख्तसर सी मकालमे की गुफ्तगू की सदारत हमारी स्कूल की हरदिल अजीज सदर मुअल्लिमा मोहतरमा खान फौजिया आपा कर रही हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, उनका भी खैर मकदम करते हैं, और उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ऐसे मौक़ों से इस्तेफादा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, हमेशा इजाज़त देती हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों, अब आपका वक्त शुरू होता है। आप जो कुछ भी बातें करना चाहते हैं, जो कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे हसनैन आकिब साहब आपसे बातें करेंगे, आपसे आपके सवालों के जवाब देंगे। आप उनसे कुछ ना कुछ सीखिए, सीख कर आने वाली जिंदगी के लिए अपना कोई राह अमल बनाए। शुरुआत देखते हैं कौन करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहनूर जावेद हुसैन है। हमारे क्लास टीचर आज़मी मोहम्मद यासीन सर ने आपका तफसीली तारुफ पेश किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ और कैसे हुई। बहुत सारी बातें जो आपके यासीन आज़मी सर ने मेरे बारे में की है, दोनों माइक से कई बातें उन पर साबित आती। बाल भारती के सर्वे रूप में हमारे साथी हैं। मक्के के किताबों की जो तैयार होती है, वो सब सर्दी मेहनत होती है। मैं आपके असद मौलमा साहबा का शुक्रगुजार हूँ कि बच्चों से बातचीत का मौका आपकी सरपरस्ती में फराहम हुआ है। तालीम का बेटा तुमने जो सवाल किया है कि तालीम मेरी कहाँ, इससे ज्यादा अहम बात यह है कि तुमने ये पूछा कि तालीम कैसे होगी, और कैसे वाला सवाल हमेशा अहम होता है। कहाँ का जवाब तो अब
ऑब्जेक्टिव टाइप पे आ जाता है कि फला फला जगह है ना। क्योंकि मेरा ताल्लुक अकोला शहर से है, अकोला का नाम सुना है आपने, है ना, जिला है वो आपके जोग्राफिया के नक्शे में आ जाता है ना, महाराष्ट्र के नक्शे में। तो वो अकोला शहर जिला भी है और वो शहर ही में हमारा वतन है। तो ऐसी बात है कि जो वतन होता है बुनियादी और इब्तदाई तालीम वही इंसान हासिल करता है बच्चा। अब सवाल ये है कि तालीम कैसे, तो तालीम ऐसी हमने हासिल की जैसे तुम लोग है ना। इब्तदाई तालीम से मुराद क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जैसे सातवीं तक की आपकी जमातें हैं। इब्तदाई तालीम में देखो एक चीज बेटा मैं तुम सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि तालीम कैसे हासिल की हमने, इसका जवाब ये बहुत अहम सवाल है कि हमने तालीम ऐसे हासिल की कि जो कुछ भी हमने सीखा इन जमातों में वो जिंदगी भर के लिए यादगार बन गया। तालीम ऐसे हासिल, तालीम अगर ऐसे हासिल नहीं की हमने कि कुछ याद नहीं रहा तो फिर हम कहां रहेंगे, है ना। तो ये हमारे लिए ये एक सुनहरी मौका होगा जब हमारे सारा बहन हर किस्म के फिक्रों से आजाद होता है, सिर्फ एक मरकज पर हमारी निगाह हो, तालीम हासिल करना है। कभी कभी देखिए मजे की बात क्या थी कि जब हम तालीम हासिल कर रहे थे तो उस वक्त हमारे सबसे अहम बात यह है कि आपके असातिज़ा, आपके जितने भी पूरा स्टाफ है बड़े मुश्किल हैं आपके बच्चों के लिए, है ना। हमारे वक्त तो ऐसे होता था कि हमारे वालिद साहब ने, बेटा गौर से सुनो ये बात, हमारे वालिद साहब ने जब एडमिशन करवाया हमारा, सर आप भी सुने जी, तो उन्होंने उस्ताद से कहा क्योंकि वो उनके दोस्त थे, उन्होंने उनका नाम लेकर कहा कि देखो भाई ये मेरा बच्चा है, तुम्हारे स्कूल में डाल रहा हूं, इसकी हड्डी और चमड़ी मेरी और गोश्त तुम्हारा, समझ रहे बात को, यानी खूब मारो इसको अगर ना पढ़े तो। और हमारे उस्ताद थे वो इसको सच समझे तो खूब मारा। अच्छा, अगर कमाल की बात यह है कि अगर हम गबी होते, यानी अगर हम ऐसी डल होते तो कोई बात भी नहीं थी, मार अफसोस नहीं होता, लेकिन हम क्लास में ज़हीन थे और फिर भी मार खाते, इसलिए यहाँ तक पहुंचे। यानी इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को मार खाना चाहिए, वो तो उस्ताद का ऑप्शन है कि वो मारते ही नहीं होते, है ना। तो असातिज़ा की मार भी हमारे लिए कामयाबियों की सीढ़ी होती है। कभी कभी क्या होता है कि उस्ताद गुस्से में या फिर, क्योंकि उस्ताद किसी बच्चे को कभी की बात, कभी कोई सजा क्यों दे देते हैं कि वो अपने तलबा को अपना बच्चा समझते हैं, तो जैसे वो अपने बच्चे का भला सोचते हैं ऐसे ही अपने तलबा का भला सोचते हैं, और जब बच्चे किसी वजह से नहीं कर पाते हैं कुछ तो उनको गुस्सा आता है। देखिए आपकी यहाँ बहुत अच्छे असातिज़ा हैं और आप खुश नसीब हैं कि आपकी तालीम बहुत अच्छी हो रही है माशाल्लाह। बच्चे ने, आपने भी जो सवाल किया वो खुद आपके असातिज़ा की मेहनत का आईना है, वरना आप ऐसे सवाल कर सकते थे कि सर आपका नाम क्या है, तो ठीक है जवाब से मुतमईन हो गए ना। हाँ, तो जवाब मिल जाना है नहीं, बल्कि जवाब से इत्मीनान होना है। शुक्रिया। साथ साथ मराठी, अंग्रेजी, फारसी और पश्तो जबान भी जानते हैं। इतनी जबानें सीखने का शौक कैसे हुआ? बहुत अच्छा। असल में देखो आप फिर मैं पढ़ाने, अब बेटा तुम लोग जिस क्लास में बैठे हुए हैं ना, मैं वही तजुर्बा बोलूंगा। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं अकोला में, वहाँ एक दीवार है, उसके इस तरफ हिंदुओं का मोहल्ला है, उस तरफ मुसलमानों का मोहल्ला है। तो उससे क्या होता था कि हम एक ही नल से पानी भरते थे। जब घरों में नल नहीं हुआ करते थे, म्यूनिसिपैलिटी के नल होते थे, कारपोरेशन के, तो एक ही नल से हम पानी भर रहे हैं। वो मराठी में बोल रहे हैं, हम उर्दू में बोल रहे हैं। फिर थोड़ा सा हमको शऊर आया,
5वीं 6वीं में गए तो शौक आया कि मराठी में हम भी कोशिश करें। तो मुझे आज भी याद है कि पहला जुमला जो मैंने मराठी में कहा था, तो मैंने पूछा था उनसे, आता कैसा कहा, भाई इतना ही कहा। वो बुनियाद थी मराठी सीखने की। छोटा सा मेरे वालिद साहब से मैंने कहा जोश में कि आज मैंने मराठी में बात की उनसे, मैंने पूछा क्या कहा, मैंने कहा ये कहा, बोला ऐसा नहीं कहते। वो भी गलत कहा था, लेकिन वो शुरुआत थी। तो हर बड़े कदम की शुरुआत छोटे कदम से होती है, बड़ी मंजिल की शुरुआत। तो यहाँ से शौक पैदा हुआ। फिर जब हम उर्दू पढ़ते थे तो उसमें फारसी आती थी, तो अरबी आती थी। अब देखिए कमाल, हमने लड़कपन में, आप 7वीं में है, मैंने शायद 8वीं 9वीं 10वीं में कससुल अंबिया पढ़ते थे। कार्टून वार्टून की कहानियां हमको नहीं मिलती थी, तो कससुल अंबिया उसको किससे होते थे नबियों के, तो उसमें अरबी भी साथ में आती, तो वो ड्रॉप कर देते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़हन में तो रहता है ना कि यार अरबी थी, इसके माने क्या है। तो ये सब, तो वहां से ये शौक पैदा हुआ। फिर जब आगे बढ़े तो कई जुबानें सीखने का, फिर अंग्रेजी, फिर फारसी, ये सब जुबानें फिर आती चली गई। इस तरह से ये सब मतलब कई जुबानों का शौक इस तरह से पैदा। अगर आप पढ़ते रहेंगे, एक मुख्तसर बात कि शायद आपको अजीब लगे, लेकिन बहरहाल सीखने का सिलसिला ऐसे ही चलता। हमारे स्कूल के सामने, अब वो पुराना जमाना है, आज आप ऐसे ना समझे कि सर ये कह रहे हैं तो हमने भी ऐसा करना चाहिए। उस वो जमाना था कि हमारे स्कूल के सामने वो क्या कहते हैं, परचून वाले और खुद बैठने वाले चने वगैरह बेचते थे। तो वो हमारे जमाने में 5 पैसे होते थे, कागज पर देते। तो जिस कागज पर वो देते थे वो हटाकर, चने बाजू हटाकर हम मूवी पढ़ते थे। अब इस पर सोचिए आप कि गुस्सा जो इंसान को हो, तो 5 और 2 6 जुबानों की क्या बात है, इंसान के उसको इल्म की तरह भी सीख सकता है। चलो शुक्रिया जी, वेरी गुड। ये हमारी 6ठी की बच्ची है। अब तक की आपकी कितनी किताबें शाये हो चुकी है? सिर्फ तादाद बता दूं या कुछ बोलूंगी उसको? देखो अभी तक तो गिनती में मुझे लगता है 18 या 19 हो गई अब तक। तो अब अलग अलग टॉपिक्स पर रहती है, लेकिन जैसे अब आप आगे जाएंगे, कोई MBBS करेगा, कोई कुछ करेगा, तो ऐसे जो लोग B.Ed करते हैं तो B.Ed में हमारी 6 किताबें पढ़ाई जाती हैं। नहीं मानेगा कि कॉलेजेस में अगर आप जाएंगे तो 6 किताबें हमारी लिखी हुई हैं। अगर आप BA करना चाहेंगे तो उसमें 2 किताबें हमारी लिखी हुई हैं। ऐसे कुल मिलाकर 18, अभी 19वीं किताब अभी जो हुआ है होना बाकी है। ये बच्चों के लिए भी लिखी है, आपके लिए। बच्चों के लिए अभी जो किताब आई है उसका इजरा नहीं हुआ, किताब मेरे हाथ में भी नहीं आई है प्रेस से, तो उसका उन्वान ही काफ़ी पाकिस्तान में भी पसंद किया जा रहा है कि बच्चों की कहानियों का आपने ऐसा उन्वान कैसे रखा। आप भी सुनेंगे तो अजीब लगेगा कि ये आसमान कम है, ये किताब का उन्वान आपको कैसा लगता है? ऐसा कुछ होता है क्या? आसमान कम है, आसमान तो इतना बड़ा है ना। लेकिन इस किताब का नाम आया है कहाँ से? कि मुझे पता कि मेरा हौसला कहाँ कम है, मेरी उड़ान के आगे तो आसमान कम है। क्या बात, वाह वाह वाह। जरा कौन पूछेगा बेटा? तुम पूछोगे? चलो। हमारी दरसी किताब में आपका नाम दर्ज है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि दरसी किताबें कैसे तरतीब पाती हैं? बड़े बड़े समाधान होते हैं। बहुत अच्छे। ये तो आप लोगों को जानना ही चाहिए कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये बनती कैसे। दरसी किताबें जो, जैसे मैंने कोई अभी आपसे कहा कि मैं कहानियां की किताब अभी आसमां का ये मैंने लिखी है ना, मेरा इख्तियार था, मैंने लिखी। जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना नहीं पढ़े। लेकिन दरसी किताब का ऐसा नहीं होता है, उसको तो पूरे महाराष्ट्र के तमाम बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है। जब पढ़ना है तो एक आदमी के बस की बात नहीं, बल्कि एक पूरी कमेटी बैठती है। और फिर सिर्फ कमेटी बैठती नहीं है,
बल्कि जिन बच्चों को वो किताबें पढ़नी है अपने तालीमी सफर में, उनकी पसंद नापसंद, उनके इल्म का अहाता कितना है। यानी अब ऐसा ना हो कि 7वीं की किताब तैयार करते वक्त हम ऐसी बात कर दें कि जो अभी आपके तजुर्बे में नहीं आई है। अब आप बताइए कि जिसका तजुर्बा नहीं आपको, अब वो आपकी 10वीं किताब में है, तो आप बोलेंगे भाई ये हमने तो देखी नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। तो इसलिए वो जो कमेटी बैठती है, उस कमेटी में माहिरीन लिसानियात यानी जुबान के माहिर, मुख्तलिफ मज़ामीन के माहिर, अदब के मुख्तलिफ शायरी के माहिर, और जो सबक आप पढ़ते हैं उनके माहिर, अलग अलग माहिर होते हैं। सब बैठकर पूरी कमेटी के 10, 15, 20 मेंबर बैठकर एक किताब तैयार करते हैं जो आपके पास 98 या 110 सफ़ात की या 100 सफ़ात की किताब आती है, लेकिन उसमें इतना सरदर्द होता है, मतलब सरदर्द नहीं होता है, समझे हमारा शौक तो सरदर्द असल में नहीं होता है, लेकिन बहुत मेहनत का काम होता है। अब यासिर सर भी होते हैं हमारे साथ, एक आप सोचते होंगे कि ये लफ्ज़ इन्होंने क्यों रख दिया, ये जुमला क्यों आ गया, उस पर 2-2 घंटे बहस होती है एक लफ्ज़ पर। और जब हम मुतमईन होते हैं कि नहीं अब हर तरह से हमारे बच्चों के लिए मुनासिब है, तो आखिर उसको मान्य करते हैं। ऐसे पूरी नज़में, पूरी चीज़ें, क्योंकि दरसी किताब का जो खाका होता है ना, नक्शा जो होता है, वो पूरा गवर्नमेंट तैयार करके देती है। अब इससे हटना नहीं है, मकसद गवर्नमेंट तय कर देती है कि इस तरह से आपको इस पर तैयार करनी है, तो वो भी सामने रखना होता है। जबकि अगर आप जब बड़े होंगे किताब लिखेंगे तो आपकी मर्जी रहेगी, आपके सामने गवर्नमेंट का कोई पाबंदी नहीं होगी। तो दरसी किताबें एक कमेटी तैयार करती है और एक मखसूस मुद्दत पर तैयार करनी होती है। बच्चों के ज़हनी सतह को, आप किस क्लास में हैं, आपका तजुर्बा क्या है, उन सबको सामने रखते हुए दरसी किताबें तैयार करें। ठीक है, इतना हो। और कौन पूछना चाहता है? दरसी किताब की ये नज़में, कहानियाँ वगैरह का इंतखाब किस तरह किया जाता है? इस सवाल का आधा जवाब तो मेरी पहली पुस्तकों में, मतलब इससे पहले वाले जवाब में आ गया था, लेकिन चलिए इस पर अगर हम देखेंगे भाई आप ये नज़में जो पढ़ते हैं, कोई कहानियाँ पढ़ते हैं आप, तो उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि आपने जो बड़े नाम सुने होंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोई नज़्म शामिल करना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि क्या कोई गज़ल शामिल करना चाहते हैं। अब एक कोई किसी ने कहा कि गालिब का नाम बहुत बड़ा है, गालिब की गज़ल ले लीजिए, नाम सुना है गालिब का, मिर्ज़ा गालिब है ना। अब मिर्ज़ा गालिब की गज़ल हम, अब जब हम देख रहे हैं कि ये तो चौथी की किताब है, अब चौथी की किताब में मिर्ज़ा गालिब की भारी भारी उर्दू है ना, अब इतना भारी बोझ जो है वो चौथी के बच्चों से उठेगा। तो जब हम नज़्में या सबक जो देते हैं ना दरसी किताबों में जो आप पढ़ रहे हैं, वो इस बात को सामने रखते हैं कि शायर अहम नहीं होता है, बल्कि उसमें जिस क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों की ज़रूरियात क्या हैं, हम उनको क्या सिखाना चाहते हैं नज़्म के जरिए, वो चीज़ें उसमें आ रही हैं या नहीं, उस कहानी से बच्चे क्या सबक हासिल करेंगे। तो अगर प्रेमचंद की कहानी है लेकिन वो हमारे पैमाने पर नहीं उतरती है तो नहीं लेंगे, और हमारे ये बाजी ने कहानी लिखी है और बहुत अच्छी लग रही है कि बच्चे बराबर, तो हम वो ले लेंगे, समझ रहे। तो यानी कहानी और नज़्म जो हम मुत्तफ़िक़ करते हैं, उसके लिए हम देखा जाता है कि आप लोगों के लिए वो कितना डाइजेस्टेबल है ना। ये आपने पढ़ा है ना साइंस में, वो क्या है, निज़ाम, उसकी बात ठीक है ना। आगे कौन पूछना चाहेगा? और कोई है? आप एक अच्छे शायर हैं, हम बच्चों के लिए कोई शेर या नज़्म सुना सकते हैं? नज़्म से ज़्यादा तो शेर सुना सकता हूँ। देखिए एक दो अशार तो याद आते हैं कि चराग जलने लगा है,
चिराग जलने लगा है, इसे जलाए रखो। चिराग जलने लगा है, इसे जलाए रखो। शहर करीब है, बस हौसला बनाए रखो। क्या बात है। शहर करीब है, बस हौसला बनाए रखो। और आप लोगों को चिराग बनना है, आपको आगे बढ़ना है और दूसरों के लिए चिराग बनना है। तो उसके लिए देखिए आप, ये आपके लिए अपनी क़यादतों में, अपनी क़यादतों में, क़यादत समझते हैं ना, लीडरशिप, अपनी क़यादतों में उजाले के वास्ते, अपनी क़यादतों में हवाले के वास्ते, अपनी क़यादतों में हवाले के वास्ते काफी है एक चिराग उजाले के वास्ते। जब एक चिराग ही जल जाएगा तो अंधेरा दूर भाग जाता है। बस हमको वो चिराग बनना है जिससे अंधेरे दूर भागे। और एक शेर और याद आ रहा तुमने कि अगर कचरा दिखाई दे, अगर कचरा दिखाई दे, अगर कचरा दिखाई दे तो पानी छान लेते हैं। अगर कचरा दिखाई दे तो पानी छान लेते हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो गलती बांध लेते हैं। चलिए एक शेर सुना दिया, अब और कुछ आगे। आपके कामयाब बच्चों के माहनामा गुलू से मुंबई में शाये होती है। कोई सबक आमोज या तहरीक देने वाली कहानी सुनाइए। ये कहानियां और नज़में तो मतलब हिंदुस्तान के जितने जो बच्चों के कुछ नाम बता सकते हैं आप, कुछ बच्चों के रिसालों जो हिंदुस्तान में पढ़ते हैं। अगर नहीं आपने पढ़ी हो तो नाम भी तो मालूम होता है। जैसे हमारे ज़माने में होता था महानामा नूर, जो हम पढ़ के बड़े हुए हैं, महानामा हिलाल, खिलौना, ये रिसाले थे, बंद हो गए। लेकिन अब नए रिसाले जैसे गुलबुटे है, मुंबई से निकलता है, डायरी से उमंग निकलता है, बच्चों की दुनिया निकलता है, साथी निकलता है बिजनौर से, ये मैगजीन्स है। महानामा फूल निकलता है भटकल से। ये सब बच्चों के आपके लिए लिखे जाते हैं, है ना। तो फिर अब हमारी कहानियाँ पाकिस्तान में भी शाये होती हैं, वहाँ की भी बड़े बच्चों की मैगजीन्स में। तो अब एक आपने कहानी का कहा, एक कहानी मुख्तसर में उसमें क्योंकि कहानियाँ तो कबीर होती हैं, लेकिन मैं एक सिर्फ उसके कि एक बच्चा है, उसका नाम अदनान है। अच्छे उसके वालिदा भी टीचर हैं और उसके वालिद भी टीचर हैं। उसने एक रमजान का महीना था। अब उसने उसके वालिद से कहा कि अबू मुझे चाहिए नई साइकिल, और वो भी ऐसी वैसी साइकिल नहीं बल्कि गियर वाली, है ना, गियर वाली साइकिल चाहिए। अब गियर वाली साइकिल आती है महंगी, तो बात महंगी की नहीं थी क्योंकि दोनों भी टीचर थे उसके वालिदैन। बच्चा ये चाहते कि कुछ बातें इस कहानी में जो आप महसूस करेंगे, बच्चा ये चाहता था कि मैं साइकिल अपने पैसों से लूं। अब उसकी कम वो तो स्कूल जाता है ना, तो कमाएगा कहां से, तो उसकी कमाई क्या होगी। उसका इरादा था कि जो उसको वालिदैन से जेब खर्च मिलता है वो उसमें से बचाना है। उसने गुल्लक जो होता है, गुल्लक मालूम है, वो थोड़ा बैंक ऐसा डब्बा होता है, पैसे जमा करते हैं, है ना, तो पैसे उसमें जमा कर रहा था वो, जो 20 रुपये 10 रुपये उसमें जमा कर रहा था। और उसने कहा कि अबू अब ये ईद पर मैं ईद के दिन नई साइकिल दूंगा और जब अगले दिन मैं स्कूल जाऊंगा ना तो मेरे दोस्त कैसे मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे कि आज इसने तो नई साइकिल ला दी। अब ये हो रहा है कि महीना गुजर रहा है, रोज उसको फिक्र, रोजे भी रख रहा है, रोज फिक्र है उसको क्या पैसे क्यों जमा हो जाए जल्दी, तो अलग अलग चीजों के पैसे। और इसी दरमियान उसकी भूखी आ गई, उसके घर दवाखाने बताने के लिए आई थी। तो अब जब वो 2-3 दिन के बाद जाने लगी तो उन्होंने भी कुछ पैसे दे दिए, देते हैं ना बच्चों को, बड़े आते हैं तो वो भी दे दिए, वो भी गए डब्बे में ना, ऐसे जमा होते चले गए। अब आ गई 4 रात,
चांद रात आ गई। उस दिन जिस दिन चांद रात थी तो सुबह में उसकी अम्मी पड़ोस में एक जगह गई और अदनान को साथ लेकर गई। कहा कि बेटा चलो जरा वो पड़ोस में ऑटो वाले अंकल हैं उनके यहाँ जाना है। अब ये अदनान ने घर पहुंचकर देखा कि वो पड़ोस अंकल जो है ऑटो वाले उनके वो तो उनको फालिज हो गए। और इस वाक्य में थोड़ा थोड़ा सच्चा भी है, बोला ये सच भी है, फालिज हो गया। अब वो चलो देखकर उनको जो भी करना था उसकी वालदा ने वो सब किया और घर आ गए। अब शाम में अदनान मियां ने अपना बॉक्स निकाला और गिनते बैठे, देखा तो 2000 रुपये कम पड़ रहे हैं। वो गए अबू अभी तो ये तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा फिक्र नहीं करना, कल आपकी साइकिल नहीं देगी, कल आपकी नई साइकिल आ जाएगी, बाकी तो पैसे लगेंगे हम डाल देंगे। अब सुबह ईद हो गई, नमाज तो होने वाली। अब जब वापस आ गए तो उनके जहन में क्या था? उनके जहन में था कि बच्चे को साइकिल दिलाने बाजार ले जाना है। जब वापस आ गए हैं थोड़ी देर के बाद देखते हैं उनके मिलने वाले आ गए, उनसे मिल लिया। वापस अदनान को आवाज दी तो पता चला कि अदनान अपने कमरे में बैठा हुआ है, सब खुला हुआ है पैसे, और वो पैसे जमा पूरे ढूंढ रहे हैं। दोबारा उन्होंने कहा कि ठीक है, वो अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद अदनान धीमे कदमों से, वो जो साइकिल की खुशी थी उसके चेहरे पर नहीं थी। उन्होंने कहा कि बेटा चलो चल रहा है ना? कहा कि आपको नहीं चलना नहीं है साइकिल। उन्होंने कहा बेटा क्यों नहीं चलना? बोले आपको कल अम्मी के साथ में वो ऑटो वाले अंकल के पास गए उनके देखने के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने, हमने तो अच्छे से ईद की है, वो तो बीमार भी हैं, गरीब भी हैं, उन्होंने ईद कैसे की होगी? तो अब मैं तो साइकिल लूंगा और दोस्तों को बताऊंगा ही, जबकि मुझे तो छोड़ने के लिए आप ही आ जाते हैं, आप कुछ मसला नहीं है। लेकिन ये साइकिल अगर मैं बाद में भी लूँ तो चलेगा, लेकिन उनके और उनके बच्चों का तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो पैसे जमा हुए हैं मैं वो अंकल को दिया। तो उसके वालिद ने गले लगा लिया और उससे कहा कि बेटा ये जो ईद हमने मनाई है ये ईद तो है, लेकिन सच्ची ईद तो ये है जो तुम्हारी वजह से हमको देखने को मिली। और कोई बच्ची? आप मुतालिया कैसे करते हैं? मुताला तो जैसे मैंने बताया कि बचपन से ही मुताले का शौक था, और उस जमाने में हमारे मोबाइल और ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, बल्कि टीवी भी नहीं होती, तो मुताला करने के लिए किताबों के अलावा तो कोई साथी होता नहीं था। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी अब आपको कुछ ऐसी बातें भी मिलेंगी कि क्या ऐसा हो सकता है। हम क्योंकि अंग्रेजी का शौक बहुत ज्यादा था, तो जब हम 12वीं कर रहे थे, 10वीं के फौरन बाद, तो अंग्रेजी के ऐसे मोटे मोटे नॉवेल पढ़ने के आदी थे। अब क्या होता था, हमारे जमाने में नॉवेल खरीदने की बात नहीं थी, बल्कि एक लाइब्रेरी थी, गैर मुस्लिम की लाइब्रेरी थी, और वो किराए पर किताबें देता, 50 पैसे रोज, 1 रुपया रोज। तो हमको जो जेब खर्च मिलता था उस जेब खर्च से हम किताब ले आते थे, और 500 सफ़ात की किताब, 500 सफ़े का नॉवेल अंग्रेजी में, सर आप तो मतलब आप हैरान होंगे आप कि 500 सफ़े का 400 300 तक जितना भी होगा, इतना नॉवेल हमको रात भर में खत्म करना है। क्यों? अगला दिन निकल गया तो किराया डूबना पड़ेगा, 2 रुपए देने पड़ेंगे। तो वो 1 रुपया बचाने के चक्कर में पूरा नॉवेल एक रात में खत्म कर दिया। उधर से आवाज आ रही है, चलो सो जाओ जल्दी। हाँ बस अभी सोते हैं, 2 बजे। तो जब मुताले का इतना शौक होगा, तो आज हम जहां तुम्हारे सामने बैठे हैं, वहां नहीं होंगे तो कहां होंगे, है ना? तो ये शौक था बेटे मुताला इस तरह से। लेकिन अब ये है कि मोबाइलों ने इसको मुताले का शौक कम कर दिया। आप लोग भी मुताला करेंगे, और मुताला जिस चीज में आपको दिलचस्पी है वो चीज में,
जबरदस्ती कोई मजमून आप नहीं पढ़ सकते, इसलिए अपने ज़ौक़ का इंतखाब खुद कीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है वो देखिए और उस शोबे का मुताला कीजिए, उन किताबों का मुताला कीजिए। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती है कहानियाँ पढ़िए, आपको शायरी अच्छी लगती है, नज़में अच्छी लगती है वो पढ़िए। इससे ये होगा कि आपके अगली जिंदगी का रास्ता तय होगा। आपको समझ में आएगा कि असल में मेरी दिलचस्पी किस मैदान में है ना। क्योंकि बहुत सारी मतलब ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, ग्रेजुएशन के वक्त आते हैं, बोलते सर समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मैंने कहा बेटा ये तो पहले करने की बात है, पहले समझने की बात है कि तुम्हारा साइंस में रुझान है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, किसी और फील्ड में है ना। तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा जिस सफर की समत अगर मुतय्यन ना हो तो वो सफर मंजिल तक नहीं पहुंचाता है ना। तो मुताले में भी आप लोग अभी से तय करें आपको क्या अच्छा लगता है, उसमें अपने आप को डेवलप करें, ठीक है। हम मुतालिया कैसे करें, आप इसकी रहनुमाई फरमाइए। मुताला कैसे करें। अब जैसे मैंने कहा कि कैसे वाला सवाल बहुत अहम होता है ना, क्योंकि हमको वो तरीका सिखाता है। जबकि आप बोलते हैं क्या, जब हम सवाल करते हैं कि क्या, तो वो हमको मालूमात देता है उसका जवाब, लेकिन जब हम कैसे, तो ये हमको तरीका सिखाता है। तो मुताला कैसे करें बेटा, मुताला करने का जो तरीका है हर एक का अलग अलग होगा, है ना। कुछ लोग बिल्कुल बहुत डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं, कुछ लोग बिल्कुल कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है और ये सही, क्योंकि आखिरी और फाइनल चीज क्या है, हासिल क्या हो रहा है। अगर बेकायदा भी मुताले से हासिल हो रहा है तो बिल्कुल बेकायदा करें, और बाकायदे मुताले से भी हो रहा है तो अंजाम अहम है, इसका नतीजा अहम है कि हम क्या हासिल होता है। तो मुताले के लिए अब जैसे फिर दोबारा हम अपनी बात करें तो मुताला कैसे करें, इसके बजाय मैं ये बताता हूं कि हम मुताला कैसे करते हैं। फिर आप तय कर लेना कि आपको ऐसा करना है कि नहीं करना। हम खाना खाते थे, खाना खा रहे हैं और एक तरफ एक हाथ यहाँ प्लेट रखी है और इधर किताब रखी होती थी, इधर खाना हो रहा है और इधर किताब पर दोनों ऐसे पढ़ाते थे, चलते पढ़ रहा। तो हमारी खूबी थी, वो हमेशा डांटती थी हमको, तो बोलते थे ये क्या चपातियां पलटाना बैठा है। तो हमको आज भी हमारे बचपन का 40 साल 45 साल पुरानी बात याद आती है। जो अभी हमारी खूबी हंसती है, बोलती है बोल तो तू पहले चपातियां पलटाता था ना, उसकी वजह से यहाँ है तू, है ना। तो ये बेटा हम पर डिपेंड करता है कि हम मुताला कैसे करना चाहिए, लेकिन अहम चीज ये है कि मुताला करना चाहिए, है ना। ये और कोई हम आपकी तरह अलग अलग जवान कैसे सीख सकते हैं, आप इसके बारे में रहनुमाई करें। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो एक जमाना तुम लोगों ने नहीं देखा, तुमने तो ये बराह रास्त डायरेक्ट ये मोबाइल देख लिए। हमने वो मोबाइल देखे हैं जिसमें सिर्फ बात होती थी फोन की तरह, फिर उसमें मैसेज आया, फिर ये मल्टीमीडिया इसको कहते हैं कि तो अब आया है जिसको तुमको करते ही तुमको कुछ ऐसे। जब नोकिया 3310 आया था, 3315 आया था, तो उसने कहा कि अरे सर, ये दुकानदार ने कहा सर इसमें कलर वाला भी आएगा। हम हैरान कर, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट होता था। उन्होंने कहा कि अरे कलर वाला भी आएगा, हैरान होते। फिर उसने आगे कुछ वक्त के बाद कहा कि सर इसमें तो तस्वीर भी आया करेगी। हम और हैरान कह रहे तस्वीर आया करेगी, ये मुमकिन नहीं है। फिर उसने कहा कि सर आप तो मोबाइल ऐसे आए हैं कि बटन दबाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपने टच किया और हमने कहा कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, और ये तो अपडेट होना जरूरी है ना, अपडेट होना जरूरी है। अब ये है कि ये अब तो ये जमाना है कि
6 महीने पुराना हो गया, नहीं इसके बाद का वर्जन आया है, ऐसा चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब तक जमाने के कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, उसकी रफ्तार के साथ हम आगे नहीं हो सकते, है ना। तो आज का जमाना क्या है? आज का जमाना है, अब 7वीं में पता नहीं वो एक इस्तिलाह, एक लफ्ज आपको दे रहा हूं मैं, इसको कोई पढ़िएगा घर जाकर या कहीं मोबाइल में भी देख सकता। एक चीज है लैंग्वेज, जो आपने कहा मल्टीलिंगुअलिज्म, कसीर लिसानियत। आज का जमाना कसीर लिसानियत का जमाना है। कसीर लिसानियत यानी मल्टीलिंगुअलिज्म का जमाना है। और मैंने जब तर्जुमा शुरू किया था तो सर मोहतरम बात देखिए कितनी अजीबोगरीब लगती है मुझे, आज बैठता हूँ, मजाक में शुरू किया था। बस ऐसी एक शादी का गैर मुस्लिम दोस्त थे, स्टाफ रूम में आए, उसका दावतनामा लेकर और कहा कि ये मराठी में दावतनामा, ये शादी में आना है। वो चले गए। 8 दिन बाद शादी थी, स्टाफ में हम लोग बैठे, तो मुझे आदत थी तो मैंने मराठी का उर्दू में उसके नाम का पूरा तर्जुमा कर दिया। अब पूरा तर्जुमा मतलब उसके नाम की भी तर्जुमा कर दिया। अच्छा। उसका नाम कुछ और था, वो कुछ का कुछ हो गया। तो फिर जो हंसी मजाक का ये हुआ तो फिर एक शौक ही हो गया। फिर जब नए आए थे BSNL, आइडिया, तो ये कंपनियों के नाम का भी तर्जुमा कर दिया हमने। एयरटेल का कर दिया था फजाई धुन, आपके पास कौन सा कार्ड है? फजाई धुन का, तो वो चाहता था एयरटेल का है। और फजाई धुन क्या होता है? मजाक यहां से हुआ। लेकिन आज तर्जुमे की वजह से आज हमको एक मकाम पूरी दुनिया में मिला है। तर्जुमे की हमारी किताब पिछले साल पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह से शायद थी। और ये चीज हमको पैसा दे, आज प्रोफेशनल हो गया। आज हमसे मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर बाल भारती में भी अगर मैं तर्जुमा करता हूँ तो सब जानते हैं इसका हमको गवर्नमेंट पैसा देती है। अगर कोई बाहर का कोई आदमी है वो किताब तर्जुमा करवाना चाहता है तो वो पैसा देता है हमको। तो एक उसकी भी एक प्रोफेशनल भी एक आपको हमको फायदा मिलता है। बहुत सारे ऐसे हैं। और एक से ज्यादा जुबानें जानने की वजह से ये होता है कि अगर आप तमिलनाडु चलेंगे तो क्यों उस जुबान में बात करेंगे? आगे आपको तमिल क्या करेंगे? आप पानी चाहिए आपको, क्या बोलते हैं कि पानी को कुछ समझता ही नहीं। हो सकता है कि पानी उसकी जुबान में गाली हो गई, फिर क्या करना होगा? आपको अंग्रेजी की मदद लेनी होगी। काइंडली गिव मी सम वाटर, है ना, ये बोलना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने उर्दू आपकी मादरी जुबान है, अंग्रेजी आपको आनी ही चाहिए क्योंकि आप तमिलनाडु जा रहे हैं, आंध्रा जा रहे हैं, है ना, तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। आप कहीं बाहर कंट्री जा रहे हैं, अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। यहाँ से आप हटने की यही सर की बात है। सर आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, ऑफिसर से बात करना है, उसकी मादरी जुबान मराठी है, तो आप उर्दू में बात करेंगे वो समझेगा, लेकिन जब आप उससे मराठी में बात करेंगे ना, उसको अपनापन लगेगा। ये तो मेरी जुबान बोल रहा है, तो ऐसा बैठिए जरा और अच्छे से काम करेंगे। कितनी जुबानें हो गई? उर्दू, मराठी, अंग्रेजी। और मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब एक से ज्यादा जुबानें जानना, इसलिए जरूरी है, समझा? इसलिए एक से ज्यादा जुबानों का इल्म होना जरूरी है। और आपके लिखने, पढ़ने, मुताला करने और दीगर कामों के लिए वक्त का नज़्म किस तरह करते हैं? ये सवाल सुनकर मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि ये सवाल पूना ने मुझसे, ANI जो दूरदर्शन का न्यूज एजेंसी है, एसोसिएटेड न्यूज एजेंसी, वहाँ मेरे एक प्रोग्राम के बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बायोडाटा पढ़ा था मेरा, और तब उन्होंने सवाल किया था सर राजन कैंपस की बात है, तो उन्होंने पूछा था कि सर ये आपके बायोडाटा में हमने पढ़ा है कि आपने ये सब किया, तो ये जानना चाहते हैं कि आपको इतना वक्त आप मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि आप तर्जुमा भी करते हैं, शायर भी हैं, किताबें भी लिखते हैं, कमेटी के मेंबर भी हैं, घरेलू जिम्मेदारियां भी हैं, ये सारी चीजें और कई चीजें हैं,
समाजी जिम्मेदारियों के प्रोग्राम में जाना है, किसी दूसरे फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, पुराने स्टूडेंट्स आ जाते हैं घर पर, दोस्त लोग आ जाते हैं, ये सब करना है ना। फिर ऐसे भी होता है कि हम लिखते बैठे और अंदर से आवाज आती है, कहना जरा 2 मिनट इधर तो आइए, थोड़ा सा प्याज काट दी, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं और वो तो अब ये सभी करना है हमको बेटा। तो ये सबके लिए बोलते हैं ना कि जहां चाहा वहां राह, Where there is a will, there is a way। जहां इंसान में लगन हो रास्ते खुल जाते हैं। तो सारी चीजें मैनेज होती हैं अगर हम करना चाहें तो। और ये जो तुम्हारा टाइम टेबल होता है ना, ये जो आज का भी टाइम टेबल होगा, उसमें आज थोड़ा सा तब्दीली आ गई है हमारी वजह से। ये टाइम टेबल होता है, हमारा टाइम टेबल होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम दरमियान में से साइकिल, जैसे अभी ट्रैफिक आप जाते हैं ना, जैसे साइकिल बीच में से घुसा के ऑटो वालों के बीच में से निकाल लेते हैं, तो कुछ चीजें हमारी ऐसी निकल जाती हैं। एक काम कर रहे हैं और अचानक एक शेयर में आ गया, पड़ा से 1 मिनट मोबाइल निकाले, लिख लिए, चल आगे, है ना। तो ये सारी चीजें, घर का काम भी करना है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, अपनी कॉलेज भी जाना है, ये भी करना है, लिखना भी है, तर्जुमा भी करना है, कंप्यूटर में किताब है उसको पूरा करना है, ये सब। तो ये हमको वक्त को मैनेज करना आना चाहिए, है ना। अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सब ताकत दी है कि वो कर सकता है, इसीलिए उसको पैदा किया और सलाहियतें दी। जानवरों का एक लिमिटेड टाइम टेबल रहता है, मतलब उनका एक लिमिटेड निजाम है, लेकिन हम इंसानों की ये खास बात है, अल्लाह ने इसीलिए हमको इसके साथ पैदा किया कि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचक है। ठीक है, आज तरजीहात हमको तय करनी पड़ती है कि ठीक है आज अभी क्या करना है, स्कूल जाना है ना, बाकी सारी चीजें बात पहले स्कूल। अब कुछ बच्चे अरे दोस्त बुलाने आ गए, सहेली बुलाने आ गई, थोड़ा सा खेल लेते हैं, तो पहले खेलना है, पहले स्कूल जाना। खेल तो रुक सकता है, स्कूल से आकर भी खेल सकते हैं, लेकिन स्कूल नहीं रुकेगी आपके, है ना। तो इस तरह से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी आमद और मेरा कदर ख्यालात का शुक्रिया। ज़ाद-ए-राह के तौर पर इख्तितामी कलमात से नवाजने की गुजारिश। बेटा देखो, सबसे ज़ादे राह के लिए आप इसे कहें या, लेकिन आप लोगों से बात करके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। ये तो मैं आखिर में कहूँगा ही, पहले ये बात कर लेता हूँ कि ज़ादे राह क्या, मैं उसके लिए क्या कहूँगा। सबसे अहम चीज जो मैं हमेशा मेरे जहन में रहती है, और थोड़ा सा बिखर जाऊं, यही ठानी है। और थोड़ा सा बिखर जाऊं, यही ठानी है। जिंदगी मैंने अभी हार कहां मानी। क्या बात, बेटा ज़ादे राह के तौर पर ये शेर जो है अपने आप में तफसीर है। सबसे अहम चीज है, जिंदगी अल्लाह की बड़ी नेमत है, जिंदगी अल्लाह की बड़ी नेमत है। जिंदगी है तो सब कुछ है। कहते हैं कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान ही नहीं तो क्या। तो जिंदगी का जब जिंदगी दी है अल्लाह ने, तो उसका हक भी अदा होना चाहिए, है ना। तो जिंदगी को ऐसे जीना है कि जिसमें जिंदगी खुद हम पर फख्र करे कि मुझको इसने ऐसे जिया। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। तो और एक चीज ये कि जिंदगी में, जिंदगी के दो पहलू हैं, एक हार और एक जीत।
बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर जब आप कोई काम करते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, या तो हारते हैं या जीतते हैं, है ना? या तो हारता इंसान। लेकिन हम ये कभी ना भूलें कि कोई एक हार, कोई एक नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। क्योंकि नाकाम कौन होता है? नाकाम कौन होता है? कोशिश करने वाला। तो कोशिश ही ना करे वो तो कामयाब तो छोड़िए, नाकाम नहीं होगा, क्योंकि उसने कोशिश नहीं की। तो इसलिए कहते हैं कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो हमने जिंदगी में कभी नाकामी से डरना नहीं चाहिए और किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी जुर्रत और हिम्मत से करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, कुरान की एक छोटी सी आयत है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की राह से नाउम्मीद। तो जिंदगी में चाहे हमको कभी भी किसी भी मोड़ पर, हो सकता है कि कुछ चीजें आपको बाद में समझ में आए, किसी भी मोड़ पर कभी नाउम्मीद नहीं होना और उम्मीद अल्लाह ही से रखना, बंदों से नहीं। जब हम बंदों से उम्मीद रखते हैं तो उम्मीद टूट जाती है, जब अल्लाह से उम्मीद रखते हैं तो उम्मीद बढ़ आती है। आखिरी जुमले के आप लोगों के साथ बैठकर सर ने ये, अगर मुझे सर किसी बहुत बड़े प्रोग्राम में भी ले जाकर बिठाते तो शायद मैं उतना खुश ना होता जितना आप लोगों से बात करके, आपके सवाल सुनकर जो वाकई खुशी और खुशी से ज्यादा इत्मीनान हो रहा है, आपके असातिज़ा पर फख्र हो रहा है, मुझे रश्क हो रहा है कि आप जैसे तलबा को मुयस्सर है और आप पर रश्क हो रहा है कि इन जैसे असातिज़ा आपको मुयस्सर है। तो अल्लाह आपको मजीद कामयाबियाँ और तरक्की अता करे, आपके असातिज़ा को, यानी सब आगे, उसमें आपाई भी आ गई और सब लोग भी आगे, कि अल्लाह सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ इनको मज़ीद तरक्की अता करे, आप लोगों को ज़िंदगी में कामयाब करे। इंशाअल्लाह फिर कभी ऐसा मौका आए कि हम बात करें, तब तक आप मेरे लिए भी दुआ करें। खुदा हाफ़िज़। सर की बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अब आप में से कोई यहाँ आए और सर का शुक्रिया अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, इख्तिताम के इस मरहले पर रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। मेहमान मुकर्रम के बेइंतहा शुक्रिया कि उन्होंने हम तलबा के लिए वक्त फारिग किया, मुलाकात की मुफीद मशवरों से नवाजा। स्कूल की हर जिला सदर मौलमा खान फौजिया तस्लीम गाजी मुबीन अहमद साहिबा का शुक्रिया है कि इस अहम प्रोग्राम के इनेकाद किए जाते थे। क्लास टीचर यासीन आज़मी सर का शुक्रिया कि उन्होंने इस अहम मुलाकात गुफ्तगू को यकीनी बनाया। आप सब सामाइन का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सदर की इजाज़त से तकरीब के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।